आज होगा पढ़ाई अध्याय 9 का सेकेंड ईयर। हेडिंग है जनजातीय सीमांतीकरण के कारण और परिणाम, है ना। काउजेज एंड कॉन्सिक्यूशंस ऑफ ट्राइबल मार्जिलाइजेशंस। जनजातीय सीमांतीकरण के कारण और परिणाम हेडिंग है, यानी कारण और परिणाम। एग्जाम में आएगा जनजातीय सीमांतीकरण के कारण और परिणाम से क्या समझते हैं। जनजातीय सीमांतीकरण के कारण और परिणाम का क्या अर्थ है, बात समझ रहे हैं, है ना। तरह तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, आंसर क्या होगा इसका एक होगा। ध्यान दीजिएगा, क्या अर्थ है को परिभाषा दीजिए, किसी कहते हैं, आंसर क्या होगा एक होगा। ध्यान देना है आपको, है ना। अब देखिए, भारत में जनजातियों की भ्रांति जनजातीय समूह भी भारत में जातियों की भ्रांति जनजातीय समूह भी बहुलता में पाए जाते हैं, बहुत संख्या में पाए जाते हैं जनजातियां ग्रुप। जनांकीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो जनजातीय समुदाय का सर्वाधिक आबादी वाला देश क्षेत्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार तथा उड़ीसा राज्य में निवास करते हैं। वह क्षेत्र संसाधनों की कमी, शिक्षा का अभाव, गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से घिरा हुआ है ना। स्वतंत्रता प्राप्ति के अनेक वर्ष बीत जाने के बावजूद इस क्षेत्र के जनजातीय समुदाय की समस्याएं जैसी पहले थी वैसी ही आज भी है। भारत सरकार एवं अन्य राज्य सरकार द्वारा जनजातियों के कल्याण हेतु अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अनेक कार्य संचालित किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं कि हमारी जो जनजातियों की समस्या है उसको दूर कैसे किया जा सकता है, इसके लिए अथक प्रयास किया जा रहा है। अब जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है, क्योंकि मानवीय दशाओं एवं जीवन स्तर की प्रकृति में होने वाली गुणवत्तामूलक सुधारों का आकलन सांख्यिकीय आधार पर नहीं किया जा सकता। अब प्रश्न यह उठता है कि जनजातीय समुदाय आज भी सामूहिक आर्थिक दृष्टि से हाशिए पर है। आखिर ऐसी वे कौन सी दशाएं हैं जो जनजातीय समुदाय के सीमांतीकरण के लिए उत्तरदायी है और उन दशाओं के क्या परिणाम हो सकते हैं। यहाँ हम जनजातीय सीमांतीकरण के लिए उत्तरदायी कारण तथा संभावित परिणामों को निम्नलिखित रूप से वर्णित कर रहे हैं, जो इस प्रकार है। कारण क्या क्या है। कारण देखिए, काउजेज कारण काउजेज CAUSES काउजेज कारण। यहाँ यदि हम जनजातीय सीमांतीकरण के कारणों की खोज करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले ब्रिटिश कालीन नीतियों को जिम्मेदार ठहराएंगे। तत्पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की सरकारी नीतियों को, ब्रिटिश काल के दौरान जो भी सरकारी नीतियां अपनाई गई थी उसका मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदाय को अन्य भारतीय समुदाय से अलग करना था। क्या था? अलग करना था। सोचिए कितना दुख की बात, अलग करना था। अब देखिए, जनजातीय क्षेत्रों में केवल ईसाई धर्म प्रचारकों को छोड़कर किसी व्यक्ति का जाना अच्छा माना जाता था, परंतु अंग्रेजी नीतियों एक लंबे समय तक ये कानून नहीं चला और कुछ ही समय बाद बाह्य लोग जनजातियों के संपर्क में आने लगे। यही से जनजातीय सीमांतीकरण की प्रक्रिया का आरंभ हुआ। इस प्रक्रिया के उत्तरदायी प्रमुख कारक इस प्रकार है। कारक कौन कौन है? देखिए, पहला पॉइंट, कारक ब्रिटिश कालीन नीतियां। ब्रिटिश के से पूर्व प्राय भारत के वनों का प्रयोग स्थानीय निवासियों के रीति रिवाजों के अनुकूल किया जाता था। सन 1853 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड डलहौजी ने वर्ण नीति की घोषणा की और वर्ण नीति के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के वन में प्रवेश करता है तो वह अपराध माना जाएगा। दूसरा है राष्ट्रीय वन नीति 1952। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जनजातीय समुदाय को यह उम्मीद थी कि अपनी सरकार, भारत सरकार, स्थानीय नीतियों को पुनः वन में प्रवेश करने, रहने व पशु चराने की अनुमति प्रदान करेगी, परंतु वास्तविकता यह इससे अधिक जब भारत सरकार द्वारा सन 1952 में
1952 में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई, तो उसमें जनजातीय समुदाय की किसी प्रकार का वैधानिक अधिकार प्रदान नहीं किया गया, बल्कि राष्ट्रीय वन नीति में वनों को पैदावार पर स्थानीय जनजातियों के अधिकार की भी को समाप्त कर दिया गया, और वन क्षेत्र में सरकार के एकीकरण स्थापित हो जाने के कारण इसका एकाधिकार समाप्त हो गया। वन क्षेत्र में सरकार का ही एकाधिपत्य और अधिकार बराबर के लिए बन गया। तीसरा पॉइंट है आदिवासी क्षेत्रों में सघन औद्योगिकरण, स्थान, श्रम की उपलब्धता एवं संसाधनों के अधिकांश को देखते हुए भारत सरकार ने जनजातीय बहुबाहुल्य क्षेत्रों में खनिज संसाधनों की खोज एवं विद्युत शक्ति उपार्जन हेतु सघन औद्योगिकरण की नीति अपनाई। भारत सरकार द्वारा बिना किसी सुनियोजित योजना के अंतर्गत क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण की गई। इसके बदले में न तो उन्हें उचित मुआवजा दिया गया और न ही उनके पुनर्वास हेतु समुचित व्यवस्था की गई। इस प्रकार राष्ट्रीय प्रगति और आर्थिक विकास की क्रम पर जनजातीय समुदाय का सीमांतीकरण कर दिया गया। उन्हें भूमिहीन व बेरोजगार बनाकर दास के रूप में कार्य करने की विवश कर दिया गया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा गोदावरी नदी पर पोलावरम बांध परियोजनाओं के दौरान लाखों आदिवासियों की जमीन बिना उचित मुआवजे और पुनर्वास की व्यवस्था किए बिना छीन ली गई, जिससे हजारों जनजातीय परिवार घुमंतु जीवन व्यतीत करने लगे और गरीबी की रेखा से नीचे आ गए। अगला पॉइंट है आर्थिक उदारीकरण। भारत सरकार द्वारा 1990 के दशक में आधिकारिक तौर पर आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपनाया गया। तभी से जनजातीय समुदाय का और अधिक शोषण प्रारंभ हुआ। इस नीति के अंतर्गत कारपोरेट सेक्टर को अधिक बढ़ावा देने के लिए आदिवासियों की भूमि अधिग्रहण के और अधिक कम वृद्धि। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल की मार्क्सवादी सरकार द्वारा टाटा ग्रुप को नंदीग्राम में आदिवासियों की भूमि सस्ती दर पर देना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रिलायंस ग्रुप, सहारा ग्रुप आदि को और कौड़ियों के रूप में दिया गया। अगला है भ्रष्टाचार और अनैतिकता के कारण जनजातीय समुदाय को कल्याण नहीं हो सका। लाख सरकार गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका अभी तक उद्धार होने में बहुत ही समय लग रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पुनर्वास की नीति पर न्याय संगत ढंग से अमल किया जाता है, बल्कि ये नीतियां भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ जाती है। परिणाम आप देखिए इसका कारण पड़ा है। अब देखिए परिणाम इस प्रकार जनजातीय समुदाय के सीमांतीकरण के सरकारी तंत्र में व्याप्त अनैतिकता भ्रष्टाचार को महत्वपूर्ण दिया जाता है। अब परिणाम पढ़ा रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस। जनजातीय समुदाय में सीमांतीकरण की प्रक्रिया दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यदि समय रहती सरकार ने इस समस्या को नहीं समझा तो इसके भयंकर परिणाम आ सकते हैं। सीमांतीकरण की प्रक्रिया के कारण जनजातीय समुदाय के आमने सामने अस्तित्व को बचाने के लिए संकट खड़ा हो गया है। इस प्रक्रिया के कारण कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई है जो जनजातीय समाज के हित में और भी खतरनाक साबित हो सकती है। सीमांतीकरण को बड़ा प्रक्रिया के कारण उन जनजातीय समुदाय में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिन्हें हम इस प्रक्रिया की परिणाम के रूप में समझेंगे, क्योंकि वे समस्याएं सामान्य तौर पर सीमांतीकरण के कारण ही हो सकते हैं। पहला, सीमांतीकरण से तंग आकर जनजातीय समुदाय ने संगठित होकर अपने अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अलग राज्य की मांग जनजातियों द्वारा पूर्णतः से उठाई गई। नक्सलवाद आंदोलन भी जनजातीय सीमांतीकरण का एक परिणाम है। नक्सलवादी क्रांति पश्चिम बंगाल की छोटे से गांव से आरंभ होकर आज देश की प्रमुख समस्या बन चुकी है। जनजातीय समबाहुल्य क्षेत्रों में संचालित विभिन्न परियोजनाओं से जुड़ी ठेकेदार, बिचौलियों को अधिकारियों की भूमि होने के कारण भी यह समस्या उत्पन्न हो गई है। भौगोलिक एवं विपरीत परिस्थितियों के कारण अधिक स्पष्ट हो गई। केंद्र राज्य सरकार व विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों द्वारा जनजातीय बहुल क्षेत्रों में चलाए जा रहे विकास कार्य प्राय जनजातीय परिवेश के अनुकूल न होने के कारण जनजातीय समुदाय को पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा है। क्या हो रहा है? पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा है। पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा है। इस कारण भी इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चाहे इस प्रकार निष्कर्ष पर हम पहुंच सकते हैं कि इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि सीमांतीकरण की प्रक्रिया जो कि उपनिवेशवाद से निरंतर चली आ रही है, के कारण जनजातीय समुदाय, ट्राइबल सोसाइटी दिनों दिन सीमित होता जा रहा है। जनजातीय समुदाय के ईसाई व हिंदू धर्म का प्रभाव प्रसार बाह्य समूह के संपर्क में आने के कारण बिचौलिए, सरकारी कार्यों से जुड़े हुए अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा उनका मानसिक शोषण किया जा रहा है और उनकी भूमि को अधिग्रहित करना, पुनर्वास की उन्मुक्त व्यवस्था और विकास के नाम पर शोषण आदि किए जा रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका परिणाम जनजातीय समुदाय के कारण परिणाम यही है। बस आज इतना ही।